तीसरा अध्याय, सपूत का जन्म। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, राम जी और भीमाबाई को सन 1891 तक 14 बच्चे हो चुके थे। भीमराव उनकी अंतिम 14वीं संतान थे। सभी को मालूम है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपने आप को मैं अपने माँ बाप का 14वां रत्न हूँ कहते थे। 14 वर्षों में से कुछ बच्चे 1-2 साल के होने के बाद ही मर गए और कुछ एकदम अल्पकाल में ही चल बसे। 7 बच्चों को बस इतना सा ही छोटा सा इतिहास है। शेष 7 बच्चों में 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं। जन्म क्रम के अनुसार उनके नाम इस प्रकार हैं: बालाराम, गंगा, रमाबाई, आनंद राय, मंजुला, तुलसा और भीमराव। बाल बच्चों की उचित देखभाल करना, उनको उचित संस्कार देना आदि घर के अन्य सांसारिक काम भीमाबाई करती थी। बीच बीच में उनके घर में नौकर भी रहता था। हमेशा के लिए नौकर रखने की उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी। उसमें भी राम जी आचरण से बहुत ही सदाचारी थे। उनको ऐसा वैसा भोजन नहीं चलता था, इसलिए एकदम सुबह के समय स्नानादि करने के बाद ही भोजन पकाना भीमाबाई का रोज का नित्य क्रम था। उसमें भी बाल बच्चों का जंजाल। इसके अलावा राम जी कभी कभी पलटन के अपने मित्रों की बैठकें अपने घर में आयोजित करते रहते थे। वे अपने घर में बड़े पैमाने पर सालाना पितृ श्राद्ध का कार्यक्रम भी आयोजित करते थे। इसके अलावा अतिथि मेहमानों की भीड़ उनके घर में लगी ही रहती थी। राम जी यह दृढ़ भावना थी कि अतिथियों का, मेहमानों का स्वागत सत्कार उचित ढंग से करना गृहस्थ जीवन का उच्च सदाचार है। इसलिए वे मेहमानों और अतिथियों का स्वयं ही पूरा ख्याल रखते थे। अर्थात भीमाबाई को इन सभी मेहमानों के लिए इतना भोजन पकाना पड़ता था जो सभी के लिए पर्याप्त हो। गंगा, रमाबाई, मंजुला और तुलसा आदि चारों लड़कियों का विवाह योग्य आयु में ही हुआ। गंगा का विवाह लाखाब डेकर से हुआ। रमाबाई का विवाह मावलकर से हुआ। लाखाब डेकर और मावलकर ये दोनों भी पलटन में ही थे। मावलकर बैंड पथक में थे। बाद में वे बैंड पथक में हवलदार हो गए थे। फिर वे हवलदार होकर सेवा मुक्त हो गए। वे सेवा मुक्त होने के बाद में भी जीआईपी के ऑक्सिलरी फोर्स में बैंड मास्टर थे। मंजुला का विवाह येसुरामजी पंदीरकर के साथ हुआ। पंदीरकर 22वीं पलटन में थे। उनका लड़का था गणपत। तुलसा बाई का विवाह धर्मा कांतेकर के साथ हुआ। धर्मा जी 109वीं पलटन में थे। उनके लड़के का नाम था केशव। बालाराम और आनंद राव दोनों भाई ने नॉर्मल स्कूल से नॉर्मल की परीक्षा पास की थी। बालाराम पलटन में बैंड पथक में थे। बाद में वे सोलापुर में पुलिस विभाग में बैंड टीचर के रूप में नियुक्त हो गए थे। आनंद राय कभी पलटन में नहीं गए। इस बीच भीमाबाई को सिरदर्द की बीमारी हुई। उनके सिरदर्द की पीड़ा कभी कभी इतनी भयंकर होती थी कि भीमाबाई अपने सिर को दीवार में पटक पटक कर मारती। ऐसा करते हुए वो कभी आगे पीछे नहीं देखती थी। उनके लड़के और लड़कियां उनके चारों ओर इकट्ठा होकर रोते रहते थे।
इस पीड़ा के कारण भीमाबाई जब कभी बिस्तर पर पड़ी रहती थी, बाल बच्चों के खाने पीने की और अन्य प्रकार की सभी व्यवस्था रामजी अपने हाथों से स्वयं ही करते थे। जब ये पीड़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी तो वे अपनी पत्नी और बच्चों को मुरबाड़ में पहुंचा देते थे। भारत सरकार और अफगान सरकार के बीच सन 1878 में युद्ध शुरू हुआ। वह कंधार या अफगान युद्ध सन 1880 तक चलता रहा। उस युद्ध में भारत सरकार को सफलता मिली। उस सफलता का काफ़ी श्रेय महार योद्धा और अधिकारियों को दिया गया था। सतारा, बेलगांव, पूना, इंदौर, महू, ग्वालियर और बड़ौदा, रावलपिंडी आदि जगहों पर पलटन छावनियां, मिलिट्री कैंप थी। वहां से युद्ध साहित्य और सेना को कंधार के लिए भेजा जाता था। नए भर्ती किए गए लोगों को सैनिक के रूप में तैयार करने का महत्वपूर्ण काम अच्छे प्रकार के अधिकारियों को दिया गया था। रामजी सूबेदार का चयन इसी काम के लिए किया गया था। इसके अलावा वे नॉर्मल स्कूल का भी काम करते थे। उनके द्वारा तैयार किए गए हजारों सैनिक कंधार को भेजे गए थे। कंधार को 6वीं, 15वीं और 18वीं पलटन फोर्थ राइफल और फर्स्ट ग्रेनेडियर्स आदि पलटन भेजी गई थी। उसमें महार सैनिकों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इन्हीं पलटनों ने अपना शौर्य दिखाकर कंधार के युद्ध को जीता था। सन 1869 में रामजी सूबेदार रावलपिंडी की फौजी छावनी में सपरिवार मौजूद थे। उनके साथ अन्य महार फौजी अधिकारियों के भी परिवार थे। एक दिन शाम के समय महिलाएं नज़दीक की नदी पर कपड़े धोने और पानी लाने के लिए गई थीं। जब महिलाएं कपड़े धो रही थीं और बर्तन मांज रही थीं, तब नज़दीक वाली जलधार के पास गोसावी लोग आए और वे भी वहीं पर संध्या स्नान करने लगे। महिलाएं कपड़े धोते हुए और बर्तन मांजते हुए आपस में कोंकणी मराठी भाषा में बोल रही थीं। ये सुनकर एक बुजुर्ग गोस्वामी ने उन महिलाओं की ओर बड़ी उत्सुकता से देखा। अधूरे स्नान की अव्यवस्था में ही वो एक मध्यम आयु की स्त्री की ओर देखता रहा और लड़खड़ाते स्वरों में असली मराठी में बोला, भीमा तू यहाँ कहाँ आई? उस गोस्वामी के वे पीड़ित और स्नेहल स्वर में उच्चारे गए शब्द सुनकर भीमाबाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये गोसावी कौन है? इसको मेरा नाम कैसे मालूम? उसके द्वारा पूछे गए सवाल का क्या जवाब दूं? इस तरह के विचारों से भीमाबाई बेचैन हो उठी। उसी समय वो गोस्वामी थोड़ा उसके सामने आया और कहने लगा, भीमा तुझे डरने की कोई बात नहीं, तुझे हड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं। मैं तेरा बड़ा देवर हूँ। मैंने संन्यास लिया है और इन गोसावियों के साथ घूमते घूमते मैं यहाँ आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।